मुख्यमंत्री जी ने की है, क्या कुछ जानकारी करनाल के तमाम लोगों के लिए? आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने करनाल रिसोर्स लोकेटर के नाम से अभी एक ऐप बनी है, जिसमें हमारे यहाँ जितने भी अस्पताल, डिस्पेंसरी, एम्बुलेंस, सारी जानकारी वहाँ अवेलेबल है। हम इसको एक और सुगम सा नाम जो है आज शाम तक कोई सोच के दे देंगे, ताकि हर लोग जो है, हर एक इंसान, करनाल का हर एक सिटीजन उस ऐप को इस्तेमाल करे और जो भी जानकारी अस्पतालों की है, एम्बुलेंस की है, डिस्पेंसरीज की है और इवन रेस्टोरेंट्स की, इन जनरल कोविड के बाद भी ऐप जो है आगे यूज़ आती रहे, हम ये प्रयास करेंगे ताकि किसी को सूचना के अभाव में कोई दिक्कत ना आए। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने 100 बेड के एक फील्ड हॉस्पिटल की आज उद्घाटन किया। ये जो हीना बैंकेट हॉल है हमारा, यहाँ बनाया गया है और यहाँ उन लोगों को लाया जाएगा जो होम आइसोलेटेड रहते हैं। तो हमने 200 MBBS स्टूडेंट लगाए हैं। हर एक स्टूडेंट 25 लोगों को, होम आइसोलेटेड पेशेंट्स को कॉल करेगा, क्योंकि हमारे ज़िले में 94% लोग होम आइसोलेटेड हैं और हमें उनकी केयर करना भी ज़रूरत है। हम सिर्फ 6% लोगों की अभी तक ध्यान रख रहे हैं कि हॉस्पिटल बेड मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए, लेकिन जो 94% है उनका भी हमें जो है उनका भी हम ध्यान रखें। तो इसलिए ये स्टूडेंट, MBBS स्टूडेंट्स उनको कॉल करेंगे, उनको ऑक्सीमीटर्स, थर्मोमीटर वगैरह ये दिए जा रहे हैं घरों पे, ताकि वो अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन, टेम्परेचर, ये चीज़ें इन बच्चों को, स्टूडेंट्स को बता दें। और जो भी हमें लगता है इन स्टूडेंट्स को कि भाई इसको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, तो वो 100 बेडेड फील्ड हॉस्पिटल में ला के उनको भर्ती कराया जाएगा। ये जो 100 बेड का हॉस्पिटल है डेडिकेटेडली सिर्फ होम आइसोलेटेड लोगों के लिए है, क्योंकि कई बार लोगों की पैनिक कॉल आती है, रात को कॉल आती है कि हम पूरा दिन ठीक थे, होम आइसोलेटेड थे, अचानक से सैचुरेशन कम हो गया। तो ये डर और ये पैनिक खत्म करने के लिए और ये उनको एश्योरेंस देने के लिए कि आपके लिए 24 घंटे हमेशा बेड अवेलेबल है, कभी भी आप आइए और सीधे फील्ड हॉस्पिटल में आके भर्ती हो जाइए। आपको कहीं कहीं जाने की, कोई अप्रोच की, कहीं इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है। ये एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है, ये सुरक्षा का जो भाव है, यही जो है लोगों को एक संबल देगा। और इसलिए हमने 100 बेड का जो हॉस्पिटल है आज माननीय मुख्यमंत्री जी से इसका उद्घाटन कराया है। साथ ही अब प्रशासन का प्रयास है कि जो हमारे सब डिविजनल स्तर हैं वहाँ पे भी कोविड बेड्स अवेलेबल कराए जाएँ ऑक्सीजन वाले। तो आज 30 बेड जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया है, असंध में शुरू करा दिया है। बाकी जो हमारी 7 CHC और बच गई, जिसमें घरोंडा है, इंद्री है, निसिंग है, जुडला है, सारे एरियाज, उसमें भी 2 दिन के अंदर अंदर, परसों तक जो है हम मिनिमम 10 मैक्सिमम 20 ऑक्सीजन बेड्स के साथ शुरुआत कर देंगे, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे सांसद महोदय ने भी बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं अब इस समय, तो लोगों को ट्रैवल करके करनाल ना आना पड़े, उनको अपने जो आसपास की जो CHC है वहीं ऑक्सीजन बेड मिल जाए। इसके प्रयास जो है प्रशासन के द्वारा जारी है और 2 दिन के अंदर अंदर सभी CHCs पे हम ऑक्सीजन बेड। करनाल सांसद संजय भाटिया द्वारा मुझे 100% दिए गए हैं जिला प्रशासन को, उस पर क्या कहना है? ये उनकी बहुत बड़ी पहल है, बल्कि सांसद महोदय ने शुरू से हमें, जब से कोरोना महामारी आई है तब से इनका लगातार हमें कॉन्स्टेंट सपोर्ट मिलता रहा है। और इन्हीं के प्रयासों की बदौलत कल्पना चावला में अभी रिसेंटली एडिशनल जो है 50 मॉनिटर्स की घोषणा की गई थी। 30 तो ICU बेड में कन्वर्ट कर दिए गए हैं। 30 जो ICU बेड्स हमारे इमीडिएटली हम चालू कर सके सांसद महोदय के प्रयासों की वजह से ही। और आज उन्होंने घोषणा की है कि 100 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स हमें और देंगे, यानी हम 100 बेड और बढ़ा सकते हैं। तो ये मैं इनके लिए पूरे करनाल ज़िले की लोगों की तरफ से इनका आभार प्रकट करना चाहूँगा और मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जो सपोर्ट इन्होंने हमें की है निश्चित रूप से वो लोगों के काम आएगी और हम उसको तुरंत जो है। फिलहाल क्या सिचुएशन है सर? देखा जा रहा है अक्सर जो है लोग कुछ ही बीमार होने पर निजी हॉस्पिटलों की तरफ भाग रहे हैं, लगातार भरे हुए हॉस्पिटल, तो इसको लेकर क्या व्यवस्था की गई? देखिए, इसमें कल्पना चावला की हमारी कैपेसिटी बढ़ाने के प्रयास जारी हैं। वहाँ एक टैंक आ गया है, ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक, और उसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस में है। 2 से 3 दिन के अंदर अंदर उसकी इंस्टॉलेशन पूरी हो जाएगी। उसके बाद हम कल्पना चावला में भी नंबर ऑफ बेड्स 150 से 200 बढ़ा सकते हैं। साथ ही जो रूरल CHCs में एक बार बेड जब शुरू हो जाएंगे तो मुझे लगता है लोगों का पैनिक काफ़ी कम हो जाएगा। और अभी पिछले 2-3 दिन से व्यवस्था देखने को मिली है कि बेड्स अवेलेबिलिटी कल्पना चावला में भी होने लग गई है, इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी बेड अवेलेबल है। और ये 100 बेड का भी फील्ड हॉस्पिटल शुरू किया है, जिसको कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है, इसमें जो भी कोई होम आइसोलेटेड है, करनाल का रहने वाला है, पॉजिटिव है, तो वो आकर के यहाँ डायरेक्ट एडमिट हो सकता है। सर, दो करनाल में गैस, ऑक्सीजन गैस एजेंसीज हैं, एक वीनस है और एक तलवार गैस एजेंसी है। सर, वीनस गैस एजेंसी फ्रेट चार्जेस 180 रुपये ले रहे हैं, 180 रुपये ले रहे हैं हैंडलिंग चार्जेस, 360 रुपये, टोटल सिलेंडर 600 रुपये का। सर, 600 रुपये में से वो चार्जेस ले रहे हैं, कह रहे हैं फ्रेट चार्जेस तो गवर्नमेंट की तरफ पेंडेंसी में, हैंडलिंग चार्जेस हमारे। सर, इस पेंडेमिक में जब आपने टेक ओवर कर रखा है, ऐसे में भी सर इतने पैसे वो फालतू ले रहे हैं, तो कैसे? हमारे पास ये बात, इनकी शिकायत आई थी और हमने इसको रिक्विजिशन करके ये आदेश जारी कर दिए थे कि भाई इसको पूरा सरकार चलाएगी, आप बाहर जाइए। और हमने अपने SDM घरोंडा की ड्यूटी वहाँ लगा दी थी। आज अभी VC से जस्ट पहले 3:30 बजे तलवार और
वीनस, दोनों गैस एजेंसीज के साथ जो ट्रांसपोर्टर है उसकी हमने मीटिंग भी कराई है। और नाउ दे हैव एग्रीड कि जी हम जो भी सरकार के द्वारा निर्धारित जेन्युइन चार्जेस हैं वो सिर्फ चार्ज करेंगे। फ्रेट चार्जेस जब तक सरकार निर्धारित नहीं करती तब तक ये चार्ज नहीं करेंगे। तो जिनसे ले चुके हैं सर वो उनके पैसे, निर्धारण की जो फाइल है फ्रेट चार्जेस की वो MER ऑफिस में पेंडिंग है। जब वो अप्रूव हो जाएगी तो हम इसमें जो मेन सप्लाई देखिए कल्पना चावला की है, जब वो फाइल अप्रूव होती है तब हमारा कल्पना चावला से हमारा जो पुराना ड्यू बनेगा वो हम इनको बाद में दे देंगे। लेकिन इस समय अगर कोई एडवांस पेमेंट ये चाहिए वो हम नहीं करेंगे। पब्लिक सर पब्लिक को सेल कर रहे हैं, इतने में बिल काट के दे रहे हैं बकायदा, उसका बिल है दूसरा- हमारे हाँ, पास। बिल्कुल। और आपने एक FIR भी दर्ज करवाई है वीनस ऑक्सीजन जो सप्लायर है। बिल्कुल, इसमें बाकायदा एक प्राइवेट एम्बुलेंस वाले की शिकायत आई थी कि मुझसे एडिशनल पैसे लेकर के जो है 2500 रुपए का सिलेंडर बेचा 2500 था। का सिलेंडर। हमने तुरंत FIR भी दर्ज कराई है। हमने पूरे के पूरे प्लांट को टेक ओवर कर लिया है। ऑक्सीजन देने का काम अब सिर्फ हमारे अधिकारी करेंगे। एजेंसी का कोई भी इंडिविजुअल उस एजेंसी के प्रोमाइसेस में मौजूद ही नहीं रहेगा, उनको बाहर सर निकाल फ्रेट चार्जेस, हैंडलिंग चार्जेस अब नहीं लगेंगे इसका जब मतलब? तक सरकार के द्वारा निर्धारित नहीं हो जाते बिल्कुल नहीं। सर लॉकडाउन 2 की शुरुआत हुई है, संक्षिप्त में बताना चाहेंगे, दुकानदार कंफ्यूज रहते हैं कि कौन कौन सी दुकानें खुली रहेंगी और कब तक खुली रहेंगी। अभी तक जो भी दुकानें जो व्यवस्था बनी हुई थी वही रहेगी। बस इसमें जो सुरक्षित हरियाणा जो एक सप्ताह मनाया जा रहा है इसमें एक एडिशनल चीज़ की गई है कि अगर किसी को शादी या इसी प्रकार का कोई भी फंक्शन करना हो तो वो अपने घर में ही कर सकता है, 11 लोगों की मौजूदगी में, उससे ज़्यादा लोग इकट्ठे ना करें। इसके अलावा जो भी हमारी इसेंशियल कमोडिटीज़ की दुकानें थी जो पहले खुली थी वो खुली रहेंगी। किराने की है, चाहे वो डेयरी है, दूध है, हर चीज़ खुली रहेगी। किराने की हमने पहले 6 बजे तक निर्धारित की थी, वही व्यवस्था आगे चालू रहेगी। और जो डेयरी और जो इस तरह की चीज़ें हैं वो रात को 10 बजे तक जो है अपनी चालू रख सकते हैं। जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं वो होम सप्लाई या होम डिलीवरी के ऑर्डर्स लेकर के हम डिलीवरी कर सकते हैं, उनको खोलने पे अभी लॉकडाउन पाबंदी लगाई है। इम्पोज नहीं हो पा रहा, आपने नोट किया होगा, लगातार हम लोग कवरेज कर रहे हैं इसको लेकर, यानी कहीं ना कहीं पुलिस भी ढीली पड़ती हुई दिखाई दे रही है सर। देखिए इसमें दोनों एस्पेक्ट है, ना केवल मॉनिटरिंग का एस्पेक्ट है, स्व अनुशासन का भी एस्पेक्ट है। लोग खुद अनुशासित होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, क्योंकि लोगों की भलाई के लिए ही है। और बल्कि मैं कहूँगा पूरे प्रदेश में 1 हफ्ते के लॉकडाउन से फ़ायदा ये मिला कि जो वृद्धि दर थी कोरोना की वो आधी हो गई है। और आने वाले 1 हफ्ते में भी अगर इसी अनुशासन के साथ हम चलते रहे तो निश्चित रूप से वो वृद्धि दर में भी क्या बल्कि मैं कहूँगा केसेस में ही गिरावट आने लग जाएगी क्विकली। तो हमें 1 हफ्ता और अनुशासित रह के करना है। प्रशासन और पुलिस की तरफ से पूरी कार्रवाई की जा रही है, FIR भी दर्ज हो रही है, चालान भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि लोगों को खुद अनुशासित होना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्र में लॉकडाउन में संजय भाटिया जी, संजय भाटिया जी, संक्षिप्त में आप क्या बताना चाहेंगे? आज CM साहब के साथ मीटिंग हुई है, उस पर क्या जानकारी देना चाहेंगे? 100 कंसंट्रेटर जो है आपकी तरफ से भी दिए गए हैं, सांसद कोष से क्या कहेंगे? तो सांसद कोष तो क्या है, सबकी जरूरत का ही है, सबका ही पैसा है, मेरा तो उसमें कुछ नहीं। मैं तो एक अमानती हूँ, सर ट्रस्टी हूँ उसका, वो सब उनका ही है। आज जरूरत थी, उन्होंने बोला तो उन्होंने तो 50 के लिए बोला, मैंने कहा आप 100 ले लीजिए। और दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरा लोकसभा क्षेत्र भी है, हालांकि उनका अपना करनाल है, फिर भी वो चिंता करके, और यहाँ की जो टीम है माननीय उपायुक्त महोदय के मार्गदर्शन में सारी टीम एक बिल्कुल परिवार भावना से, एक मित्र भाव के साथ सब लोग मिलके लगे हुए हैं। किसी को ये नहीं लगता कि वो ड्यूटी कर रहे हैं। सही मायने में करनाल एक एग्जाम्पल सेट हुआ है। और आज एक मैं समझता हूँ ये हिंदुस्तान में एग्जाम्पल बनने वाला है कि जो 200 मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 25-25 जो एक्टिव पेशेंट हैं कोरोना के, उनको आपस में बांट के उनको केयर एज ए केयर टेकर उनकी चिंता करना, जिसको हॉस्पिटल में भी एडमिट कराना, एडमिट कराने की दवाई से लेकर ऑक्सीजन से लेकर सारी चिंता करने वाले हैं। एक तो एक सद्भाव, सेवा भाव, और सबसे बड़ी बात जो एक पैनिक और अनिश्चय की स्थिति पिछले कुछ दिनों में पेशेंट्स या उनके परिवार वालों के मन में बनी हुई थी, वो काफ़ी हद तक ठीक होगी। और ये काम शुरू होने के बाद तो बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी। जिनको लगेगा कि मेरा बच्चा मेडिकल स्टूडेंट है, हमारे समाज का बच्चा मेरी इतनी केयर कर रहा है, तो वो मन ठीक हो जाएगा। और जिस तरह से ये नई ऐप की शुरुआत हुई है, किसी तरह की भी कोई दिक्कत है, एम्बुलेंस की, हॉस्पिटल की जानकारी लेना, दवाई के व्यवस्था करना, किसी भी चीज़ की दिक्कत आती है तो उसके थ्रू जाकर ये होगा। मैं समझता हूँ करनाल इस मामले में, कोरोना के मामले में जिस तरह से फाइट किया है एडमिनिस्ट्रेशन ने, यहाँ के NGO ने, सामाजिक संस्थाओं ने, आप मीडिया के लोगों ने, फ्रंटलाइन वर्कर्स ने, जिस तरह पैरामेडिकल स्टाफ ने जिस तरह जीवट के साथ किया, ये मैं समझता हूँ करनाल एक एग्जाम्पल हरियाणा में नहीं पूरे देश भर में बनने वाला। कोरोना की सेकंड वेव थी, हालांकि उसको लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार नहीं थी, लेकिन शुरुआत में ही संभाल लिया गया, सिस्टम को काफी हद तक संभाल लिया गया। अगर थर्ड वेव आती है तो उसको लेकर और क्या है, हेल्थ सेक्टर पे क्या काम किया जाएगा? उसकी भी आज जो PPT हुई, यहाँ पर प्रेजेंटेशन हुई, थर्ड वेव की भी प्लानिंग पूरी तरह से, अभी बिल्कुल ऐसा नहीं कि सेकंड वेव से फाइट कर रहे हैं, थर्ड वेव की भी एडवांस में प्लानिंग की जा रही है,
ताकि थर्ड वेव में हमारा नुकसान ना हो। सेकंड वेव में मैं समझता हूँ हमारा नुकसान हुआ, फर्स्ट वेव परमात्मा की कृपा से ठीक निकली, हमारा अब हम कंट्रोल में हैं और थर्ड वेव की एडवांस में प्लानिंग सर रखेंगे। गांव में काफी मामले बढ़ रहे हैं। हाँ, इसलिए गांव में मामले बढ़ रहे हैं। अभी आपको डीसी साहब ने भी बताया, मैंने भी बताया, जितनी हमारी रूरल में CSC हैं, 7 CSC हैं। असंध की तो आज शुरू हो रही है, साथ ही साथ अगले 2 दिनों में शुरू होने वाली है। होम आइसोलेशन वालों की भी चिंता है, गाँव ग्रामीण क्षेत्र की भी चिंता है, सब अच्छे से। और मैं समझता हूँ कि ऐसे समय में करनाल के जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनका भी सहयोग बहुत अच्छा रहा। अब सब पॉजिटिविटी के साथ सब आगे बढ़ रहे हैं। आपसे भी मैं आग्रह करूंगा कि लोगों के अंदर इस पॉजिटिविटी के साथ थोड़ा धैर्य सुकून आएगा, क्योंकि नहीं तो फिर स्टोरेज की तरफ बढ़ते हैं, चाहे वो दवाई की स्टोरेज हो, चाहे ऑक्सीजन की स्टोरेज हो, फिर ब्लैक मार्केटिंग करने वाले लोग ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं। आप लोग ही ऐसे हैं, मैं तो बात आप 10 लोगों से कर रहा हूँ, आप 10 लोग लाखों लोगों तक बात पहुँचा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि व्यक्तिगत मेरी कोई कमी हो, आप कभी भी मेरे प्रति वो मत रखना चिंता, बिल्कुल अगेंस्ट व्यक्ति का, लेकिन समाज के अंदर पैनिक ना हो, समाज के अंदर जागरूकता बने। लॉकडाउन कोई प्रेशर में नहीं, भैया सरकार का डंडा लॉकडाउन लगा दिया, एक मन से ही निकलना चाहिए कि यार मुझे मास्क भी लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग भी करनी है और लॉकडाउन के नियमों का पालन भी करना है। ये अगर अवेयरनेस आप लोगों से जाएगी, मैं समझता हूँ ये भी आपकी बड़ी एक सार्थक मदद होगी हमारे लिए। थैंक यू सर।